दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होगी इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, जो कि आज क्लास होगी 17वीं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था संसद, पार्लियामेंट। जो हम पार्लियामेंट में चल रहे थे तो हमारा टॉपिक चल रहा था लोकसभा और राज्यसभा। क्या टॉपिक था? लोकसभा और राज्यसभा। बात क्लियर? इसमें जो बताया था कि अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में भारतीय संविधान में लोकसभा की सीटों को जो निर्धारित किया गया था मूल संविधान में, तो मूल संविधान में लोकसभा की सीटें कितनी निर्धारित थी? 500। बात क्लियर? लेकिन फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जो 1956 में लागू हुआ था, जो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 525 कर दिया गया। कब? फजल अली पुनर्गठन ध्यान देना, मूल संविधान में लोकसभा की सीटें 500 थी, जबकि फजल अली आयोग, पुनर्गठन आयोग जो लागू किया गया था वो 1956 में किया गया था। इसमें लोकसभा की सीटों को 525 कर दिया गया, जबकि ये जो 1956 में हुआ था, इस आयोग द्वारा ये संविधान का सातवां संशोधन था। कौन सा? 7वां संशोधन था। बात क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं कि संविधान का 31वां संशोधन के द्वारा, भारतीय संविधान के 31वें संशोधन जो हुआ था उसमें लोकसभा की सीटों को 552 किया गया था। तो संविधान के 31वां संशोधन में लोकसभा की सीटों को 552 किया गया। बात क्लियर? कितना? संविधान का 31वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें लोकसभा की सीटों को 552 नहीं 545 किया गया था। बात क्लियर? ये जो 545 किया गया था, इसी के बाद जो गोवा और दमन द्वीप का पुनर्गठन हुआ था 1987 में, तो गोवा व दमन द्वीप का 1987 में जो पुनर्गठन किया गया था, उसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 552 कर दिया गया। 552 कर दिया गया। लेकिन यह सीट को निर्धारित कि यह सीट अब कितनी या कब तक रहेंगी, यह सीट कितनी और कब तक रहेंगी, इस बात को निर्धारित करने के लिए तो संविधान का 84वां संशोधन 84, संविधान का 84वां संशोधन जो 2001 को हुआ था, उसमें यह निर्धारित किया गया था कि
सब लोकसभा में जो ये सीटें रहेंगी ये 2026 तक यथावत रहेंगी, यानी 2026 तक इनको नहीं बढ़ाया या घटाया जा सकता, 2026 तक यथावत रहेंगे। बात क्लियर? लेकिन अब बात करते हैं इनको वर्तमान में किस किस तरीके से कैसे कैसे लाया जाता है। तो ध्यान देना गाइस, बात करते हैं जो लोकसभा में 552 सीट हैं, इनमें से कैसे कैसे या कहां से निर्वाचित होकर आते हैं। तो इनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। बात क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कि 545 जो सदस्य होते हैं वह कहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं। तो बात करते हैं 545 की, जो वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं उनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं और दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। बात क्लियर? 552 जो सदस्य होते हैं उनमें से 530 राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। जो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं उनमें 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ठीक है गाइज? अब बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोकसभा की सीट हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोकसभा की सीट हैं। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट हैं, कितनी हैं? 80। और बात करें कि दूसरे नंबर पर किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट हैं, तो दूसरे में महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र में कितनी है लोकसभा की सीट? तो 48 और यूपी में 80। बात क्लियर? अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो हैं वो कितने हो सकते हैं। अगर बात करें तो राज्यसभा में सीटों को निर्धारित किया गया था 250। जो अधिकतम हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन इनको किस तरीके से कैसे कैसे निर्वाचित होकर आते हैं। 250 में से 238 सदस्य चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। बात क्लियर? और 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट यानी मनोनीत करता है। ठीक है? लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने? 245 सदस्य हैं। उनमें से कैसे कैसे और कहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं। तो जो वर्तमान में हैं वो 245 हैं, जिनमें 233 सदस्य
चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बात क्लियर? आया होगा समझ में। अब बात करें भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा यूपी राज्य में सबसे ज़्यादा सीट हैं। किसकी? राज्यसभा की। तो यूपी में कितनी सीट हैं? 31। और दूसरे नंबर पर राज्यसभा की सीट किस राज्य में है? तो दूसरे नंबर पर हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में है सीट 19। बात क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या होना ज़रूरी होता है, या लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य किस तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। ध्यान देना, अगर बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है कि वह भारत का नागरिक हो। बात क्लियर? भारत का नागरिक हो, वह पागल ना हो। बात क्लियर? वह पागल ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है? दिवालिया घोषित ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। इसके बाद अगर बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में भी यही शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? कि भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात, वह पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। बात करते हैं यह सदस्य बनने के लिए कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। बात क्लियर? लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष का होता है। बात क्लियर? इससे आगे चलते हैं। उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा। तो गाइस समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा जो है वो लोकसभा जो है वह यह अस्थायी सदन है। कैसा? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा जो है यह स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। बात करते हैं कि अस्थायी सदस्य इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा को
लोकसभा को प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती। बात क्लियर? अब इससे आगे बात करते हैं, जो लोकसभा का जो सदस्य होता है, अगर वह अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र किसको देगा? तो लोकसभा का सदस्य अगर त्याग पत्र देना चाहता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य त्याग पत्र देना चाहता है, देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। बात क्लियर? अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो सदस्य अपना त्यागपत्र देता है, राज्यसभा का सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा के सभापति को। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। बात क्लियर? अब बात करते हैं कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या रिटायर हो जाते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं या रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बात क्लियर? अब बात करें लोकसभा की। जो लोकसभा का कार्यकाल है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकसभा का कार्यकाल अब से 6 वर्ष का होगा। तो 42वां संविधान संशोधन में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था, 1976 में कहा गया था कि लोकसभा का जो अब कार्यकाल होगा, वो अब कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष का होगा। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन? इंदिरा गांधी। लेकिन उसी टाइम 2 वर्ष बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 को फिर यह घोषणा की गई
फिर यह घोषणा की गई कि लोकसभा का कार्यकाल वो 5 वर्ष ही होगा। कितना? 5 वर्ष होगा। और यह जो घोषणा हुई थी, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। बात क्लियर? आ रहा होगा सभी के समझ में? ध्यान देना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसमें कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष न होकर 5 वर्ष ही होगा। तो इस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। राज्यसभा की बात करें, यह एक स्थायी सदन है। अगर राज्यसभा का सदस्य त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? सब राज्यसभा के सभापति को। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। प्रत्येक 2 वर्ष बाद सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बात क्लियर? यानी रिटायर हो जाते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ, पहले किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। एक अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक का जो प्रस्ताव होता है यह भी केवल हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। ये दोनों प्रस्ताव कभी राज्यसभा में नहीं लाए जाते। बात क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इनमें कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष भी होता है, इसमें लोकसभा का महासचिव भी होता है। बात क्लियर? तो लोकसभा में अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष भी होता है, और इसमें महासचिव भी होता है। तो ऐसी राज्यसभा में होते हैं, उसमें राज्यसभा का सभापति भी होता है जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं, और उपाध्यक्ष भी होता है, और महासचिव भी होता है। बात क्लियर? तो इसी तरीके से जो संविधान में है, अभी लोकसभा और राज्यसभा में बाकी कुछ रहा है, इससे आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज क्लास यहीं समाप्त करते हुए, ठीक है साथियों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो साथियों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।